कामयाब के जो शिल्पकार हैं भाई श्री हेमंत जैन जी, उन्हें हम बहुत आदर के साथ आमंत्रित करते हैं उनकी प्रस्तुति के लिए। गुरुदेव को मेरा नमन। मंच पे आसीन सब लोग और इस हॉल में जो उपस्थित हैं, मैं यही कहूँगा कि सभी हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरुदेव ने जो कल्पना करी और जो उन्होंने मन में जो बात लाए उसको क्रियान्वित करने का जो मन बनाया उन्होंने, वो आज उसका स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस रख दिया गया है। मेरा गुरुदेव से बहुत चर्चा हुई, मैंने बड़ा निवेदन किया और गुरुदेव ने उस बात को एक्सेप्ट किया कि आज के दिन इस चीज़ की तो वाकई बहुत ज़रूरत है कि किसी बच्चे के पास अगर पढ़ने के पैसे नहीं हैं, उसके पास रहने की जगह नहीं है, उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, ये बात तो बहुत आवश्यक है कि उसके लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। लेकिन हमारा समाज का उत्थान कैसे होगा, ये शिक्षा पे निर्भर है और वो शिक्षा किस तरीके से दी जाए। जनरली होता क्या है कि आप जब एग्जामिनेशंस देते हैं किसी भी तरीके का, चाहे रिसर्च ओरिएंटेड हो, चाहे वो साइंटिस्ट ओरिएंटेड हो या नॉर्मल आपकी क्लासेस हों, तो उसका एक सिलेबस होता है, उसका एक कोर्स कंटेंट होता है और आप उसको पढ़ने के लिए किसी न किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं और आप उसको करने लगते हैं। गिर के, पढ़ के, एक बार फेल होके, दूसरी बार होके आप निकल जाते हैं। लेकिन जब कंपटीशन की बारी आती है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सीट्स बड़ी लिमिटेड हैं, नंबर्स लिमिटेड हैं। जब नंबर्स लिमिटेड हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मल तरीके की क्लासेस को आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे आपको थोड़ा अलग होना पड़ेगा। अब उसके लिए किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और उसमें सिलेक्शन होना बड़ा टाइम लगता है और उसमें बड़ा डिफरेंस है। इसके लिए कंपटीशन में एक बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई, आपने टेक्निक नहीं उसमें बनाई, आपने उसमें मेथडोलॉजी नहीं करी, या आपने, अब वर्ड आता है कि स्ट्रेटजी, वो क्या स्ट्रेटजी है, वो ऐसा क्या चीज़ है जो सक्सेसफुल लोगों के पास है और अनसक्सेसफुल लोगों के पास नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई एक लफ्ज़ में या दो लफ्ज़ में नहीं बताई जा सकती। इसका एक पूरा तरीका है जिसको आपको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। किस तरीके से आपको रीड करना है, किस तरीके से आपको कोर्स कंटेंट को देखना है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाना। अगर आपका एग्ज़ाम है और आपके पास उसका क्वेश्चन का पेपर तैयार नहीं है तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप कल जो है आने वाले हैं। कोर्स कंटेंट आपके साथ हर समय दौड़ना चाहिए और वो किस तरीके से आप अपने साथ हर समय लेके चलेंगे कि रिवीजन के लिए आपके पास समय पर्याप्त हो, लास्ट मिनट कन्फ्यूजन्स आपके ना हो, किस तरीके से आप सब्जेक्ट को कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करेंगे, किस टेक्निक से आप चलेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसको मेरा मानना ये है, और ये किसी को हैप्पीनेस करने के लिए कामयाब नहीं है, इट इज़ अ बिलीफ कि किस तरीके से देश के अंदर जो बच्चे पढ़ लिख के निकलते हैं और उनको 10th और 12th के अंदर अगर हाई परसेंटेज नहीं आती है, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम लेके या उनका एडमिशन होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को फेस करते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है सिवाय किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके, और वहाँ पर उनके पेरेंट्स पैसे जमा करने के बाद भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, रोज़ मटेरियल मिलेगा, रोज़ वहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब नहीं होता है तो उनको ये महसूस होता है सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट से काम नहीं होता है, आपने सिर्फ पैसे जमा कर दिए, इसका निष्कर्ष, इसका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ रहा है। इसी तरीके से सीए के एग्ज़ाम हैं, सीएस के एग्ज़ाम हैं, इंजीनियरिंग के हैं, लॉ के हैं, एमबीए के हैं, सभी चीज़ों के अंदर 3 तरीके के पेपर्स रहते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर रहते हैं, सब्जेक्टिव पेपर रहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का रहता है। कहीं के अंदर कॉम्बिनेशन रहता है, कहीं के अंदर इंडिविजुअल रहता है। क्योंकि हमारे समाज के अंदर जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्रिएटिविटी की थिंकिंग, जो 10 डिग्री होराइजन का 360 डिग्री होराइजन है, जो एनलाइटमेंट ऑफ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की बात है, किस तरीके से आप अपने आप को हर समय तैयार रखते हैं कि आपका अभी एग्ज़ाम है या कल एग्ज़ाम है। इसके अंदर मैं आर्मी के लिए एक वर्ड यूज़ करता हूँ, अ सोल्जर इज़ नेवर डिफीटेड टिल ही इज़ डेड। सोल्जर कभी हारता नहीं है, कभी हारता नहीं है।
जब तक उसका अंत ना हो जाए। अगर आपको कंपटीशन देना है और रेगुलर एग्जाम देना है, उसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन अपने मन के अंदर करना पड़ेगा विथ रिगार्ड टू द स्ट्रैटेजी, विथ रिगार्ड टू द टेक्निक, विथ रिगार्ड टू द मेथडोलॉजी, और किस तरीके से, जैसे आप खाना खाते हैं आपके शरीर के अंदर हर समय दौड़ता है, उसी तरीके से जो आपका ज्ञान है, जिस तरीके से आपने उसको केंद्रित किया है, वो आपके साथ हर समय है या नहीं। गुरुदेव के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो सेल्फ हेल्प है, जो सेल्फ टेक्निक है, जो सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ द नोट्स हैं, मैं आपको जनरल बातें नहीं बताना चाहता हूं कि एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरीके से सो जाइए, पेशेंस रखिए, आपको खाने का इस तरीके से करना चाहिए कि आपको एग्जामिनेशन में नींद ना आए, या ये ऐसी इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा कामयाब के अंदर। कामयाब के अंदर जो डिस्कशन होगा वो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी पे होगा कि किस तरीके से आप सफल हों। आपको जो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे पढ़ने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो रिजल्ट आप कैसे ऑब्टेन करें। और इसी कारणवश मैंने ये गुरुदेव से चर्चा करके, गुरुदेव से आशीर्वाद लेके, गुरुदेव की ब्लेसिंग से इस बात को निर्णायक रूप में लाए कि जो मेंटरिंग और गाइडेंस है वो हम स्टार्ट करेंगे 10th ए और 12th के बच्चों के साथ, जिससे कि हमारे समाज के अंदर जो वेजिटेरियन बच्चे हैं, जो वैल्यू सिस्टम हम उनको लाएंगे, वो शुरू से ही उनको पता होना चाहिए। आपके पास डिफरेंट तरीके के स्कूल्स हैं जिनके अंदर सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं। एक पहले जब शुरू में हमारे यहाँ पर एक क्लास होती थी मॉरल साइंस की, उस मॉरल साइंस की क्लास के अंदर हमें बड़ा ज़्यादा परेशानी होती थी कि यार ये एक बड़ी भारी क्लास आ गई, इसके अंदर जो है समय नष्ट होगा। और आज की तारीख के अंदर हम सब लोगों को इस बात का अच्छी तरीके से पता है कि हमारा वैल्यू सिस्टम ऑफ मॉरल्स जो हैं वो हम मॉरल साइंस से ही आगे बढ़ाते हैं। हमारे जितने रिलीजन हैं, उनकी जितनी भी किताबें हैं, हम सारी की सारी मॉरल्स और वैल्यू सिस्टम पे। इसी तरीके से हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री की करेंगे, ह्यूमैनिटीज़ की बात करेंगे, लेकिन कभी भी हमें किसी ने ये नहीं बताया कि इस सब्जेक्ट का क्रक्स क्या है, इसको हमें पढ़ना कैसे है, इसके अंदर हमें एक्सीलेंस पे कैसे आना है, इसके अंदर हमें परफेक्शन में कैसे आना है। कंपटीशन के लिए निकल गए, लेकिन हमारे पास किलिंग इंस्टिंक्ट डेवलप नहीं हो रही है, हमारे पास वो पैशन नहीं आ रहा है, वो जो हमें जो कटिंग एज चाहिए वो हमारी मिसिंग है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो कामयाब का जो गुरुदेव ने जो चयन किया है और किस तरीके से हमें इसे आगे बढ़ाना है, हम सभी लोगों का, जो सर ने कहा कि एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस के बिना हम किसी आदमी को अगर गाइडेंस के लिए निकल जाएं तो ऐसा हुआ कि कल हमने सक्सेस ऑब्टेन करी, आज हम दूसरों को गाइड करने के लिए तैयार हो गए। इसी मारे जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो किस तरीके से अपना समय निकालते हैं, वो वे ऑफ लाइफ जो है उनकी तरीके से हम जाते हैं। और मैं इसके अंदर आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो हैं वो बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहे होंगे, कोर्स मटेरियल दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आपके पास कोर्स है, जब आपने निर्धारित कर लिया अपना ड्रीम, आपके पास टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के अंदर मटेरियल अथाह है, आप किसी से किस लिए गाइड होते हैं कि जो उसे आता है सिर्फ वही आपको बता सकता है। आप अपने आप को लिमिट कर ले रहे हैं, क्योंकि आपको स्वयं मेहनत करने की ताकत खत्म हो चुकी है। आप कोचिंग मटेरियल से छोटे छोटे मतलब समरी ऑफ समरी से पकड़ पकड़ के आप आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक्सीलेंस पे पहुंचेंगे, परफेक्शन पे पहुंचेंगे, बड़ा डिफिकल्ट है इसके बारे में कोई भी कमेंट करना, क्योंकि अनलेस और अनटिल आपके अंदर जो पढ़ने की तरीका है, अगर वो अपने साथ अगर नहीं आप लेके चलेंगे, किस तरीके से आप हर समय प्रिपेयर्ड हैं। ये कहा जाता है कि यदि आपने फील्ड के अंदर अपना पसीना बहा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपका खून कम बहेगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जो आपके तरीके हैं, किस तरीके से, बिकॉज अगर आपने कोई एक गलत तरीका पकड़ लिया है तो आपको टैसिट अप्रूवल कहीं से नहीं मिल रहा है, आप अपने आप खुद अप्रूव कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारी अनसक्सेसफुल रहने की एक ही प्रॉब्लम है। हमें हर तरफ से अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो टेक्निक है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, उसका हमें अप्रूवल ज़रूर चाहिए। और जो लोग इसमें हमें गाइडेंस देंगे, जो मेंटरिंग करेंगे, वो हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट योगदान रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ कामयाब के लिए आपको ये एक ग्लिम्स देना चाहता था कि कामयाब जो है वो सिर्फ वर्ड कामयाब के लिए नहीं है। ये गुरुदेव ने एक
नींव रख दी है। इस नींव के अंदर आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। एक जना अकेले निकलता है, कारवां उसके साथ जुड़ता जाता है। गुरुदेव निकल चुके हैं, हम सब गुरुदेव के साथ हैं। गुरुदेव का जो आशीर्वाद होगा, उससे जो ये कामयाबी डेवलप होगी वो उसी से होगी। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, बहुत सारी बातें थीं जो गुरुदेव के साथ डिस्कशन करने के बाद गुरुदेव से हर चीज़ पे प्रयत्न करते रहे और गुरुदेव से आदेश लेते रहे। और जिस बारीकी से गुरुदेव ने इस चीज़ को समझा, इलस्ट्रेशंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, और बहुत मनन के बाद ये चीज़ आपके सामने आई है। और मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करता हूँ, जिस भी तरीके से आप इसमें जुड़ना चाहते हैं काइंडली जुड़ें। और ये जो हमने स्टार्टिंग करी है मेंटरिंग की, गाइडेंस की, आप ये समझ लीजिए कि देश के अंदर अगर आप 1-to-1 लेक्चर करेंगे तो 10, 20, 50, 100 लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। अगर आप कोई हॉस्टल बनाएंगे तो मैक्सिमम, बहुत बड़ा हॉस्टल होगा तो 1000 लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप गाइडेंस, मेंटरिंग्स करेंगे और अगर आपकी सही टेक्निक है, सही स्ट्रेटजी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर कैसे सक्सेसफुल होना है, ये अगर आपने डिज़ाइन कर लिया है, कोर्स कंटेंट को, क्वेश्चन पेपर्स को, किस तरीके से रिवीजन टेक्निक है, रिप्रोड्यूसिंग टेक्निक्स को, ऑब्जेक्टिव को, सब्जेक्टिव को और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, और जिस तरीके से हम इसके अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं कि एप्लीकेशन के साथ जुड़ेंगे, हर एक लोग जो है उसे डाउनलोड कर लेंगे, ईमेल के थ्रू किसी तरीके का कोई भी इशू होगा तो वो हमारे से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू जो बात हम कर रहे हैं उसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी कोचिंग या किसी सेंटर की तरीके से आप साथ में बैठेंगे। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के तहत ये बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। तो जिस तरीके से एप्लीकेशन के तहत हम जुड़ जाएंगे, ऑनलाइन हम जुड़ जाएंगे, और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की भी हमारी व्यवस्था है, जो हम सोच रहे हैं। गुरुदेव ने जो 4 या 5 जगह बताई हैं वहाँ पर, क्योंकि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी हमें करनी पड़ेगी। किसी बच्चे की क्या प्रॉब्लम है वो जब तक नहीं बताएगा, उसी से पूछना है कि तुम क्यों नहीं आ पा रहे हो, किस वजह से तुम्हारा जो क्रिएटिविटी है वो रुकी हुई है, क्या वजह है तुम्हारी नाकामयाबी होने का, ये वही बच्चा बताएगा। और उसको अगर हमने सही गाइडेंस दे दी, जैसे कि आशिका कह रही थी कि थोड़ी सी मेंटरिंग से, थोड़ी सी गाइडेंस से, बिल्कुल नज़दीक जाके रुकने के बाद जो हम रह जाते हैं, ये प्लेटफॉर्म वहाँ से आपको स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस करेगा। जो लोग समय लगा रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है। ये उनके लिए नहीं है कि हम आए 2 घंटे हमने सुना, बात करी और हमको कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त होने वाला है जिसकी वजह से हम सारे एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा, 1-to-1 लेक्चर के द्वारा और ऑनलाइन के द्वारा हम पूरे देश के अंदर इसे जोड़ना चाहते हैं। और हमने स्टार्टिंग 10th और 12th क्लास के बच्चे से सिर्फ इसीलिए करी हुई है क्योंकि स्टार्टिंग में जब सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो बच्चा कह देता है मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा। मेरा ये कहना है उसको पूरी तरीके का 360 डिग्री होराइजन होना चाहिए, उसके पास सब तरीके के माध्यम होने चाहिए। उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की उसकी दूरी होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो सब्जेक्ट को लाइक या डिसलाइक करता है, ये उसकी मर्जी है, लेकिन इस वजह से नहीं करनी चाहिए कि मेरे को किताबें नहीं मिल रही हैं, मेरे को मटीरियल नहीं मिल रहा है, मेरे को समझाने वाला कोई नहीं है। यदि आप अपने आप किसी चीज़ को नहीं समझ सकते, अगर आप उसके नोट्स नहीं बना सकते, उसको रिवाइज नहीं कर सकते, आपके साथ वो सब्जेक्ट दौड़ेगा नहीं, या किसी के बताए हुए या समझाए हुए या किसी तरीके से आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपको चेंज की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुदेव से आग्रह करूंगा कि वंस अगेन हम सभी लोगों को आपकी बहुत ब्लेसिंग्स की आवश्यकता है और आपकी ब्लेसिंग्स के द्वारा ही ये आगे बढ़ेगा। और सभी लोगों के कोऑपरेशन से, चाहे वो जैन महिला हों, बच्चे हों, जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये हर तरीके से जुड़ेंगे और जो इसके अंदर स्ट्रेटजी और टेक्निक डेवलप हो जाएगी वो पूरे देश के अंदर हम प्रोपोगेट करेंगे। थैंक्स अ लॉट। गुरुवर, हम आपके चरणों में, पाद पद्मों में प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं कि आज आपके उद्बोधन हमारे जीवन का मार्गदर्शन करें। आपके पाद पद्मों में हमारी विनम्र प्रार्थना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है,
जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो बिमल बिमल, तुम अपनी आँख में अमृत रखो बिमल बिमल, सदा बिमल बिमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बलोपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम आज एक ऐसे मिशन को कामयाबी देने के लिए अग्रसर होने को जा रहे हैं, जिसकी जरूरत प्रतिपल श्वास श्वास में है। उज्जवल भारत,
उज्जवल शिक्षा, कामयाब होगी हर परीक्षा। सही समय पर लिए गए सही फैसले आपको कामयाब बनाते हैं। उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रुपया, पैसा, भोग और अहंकार प्रधान इस युग में देश के होते हुए नैतिक पतन को देखकर 27 वर्ष पूर्व एक ऐसे विचार ने जन्म लिया था जिसकी जरूरत आजाद होने के बाद ही जरूरत थी। लेकिन गुलामी का रंग, नस नस में बहता हुआ बेईमानी का झरना, इसने भारत के लोगों को आजाद नहीं होने दिया। जिन्होंने खून बहाया वो चले गए और बैठने का मौका औरों को मिला। और इसलिए लोग पैसा पकड़ने लग गए और अहंकार में देश को बहुत छोटी जगह चढ़ा दिया। मेरा मानना है प्रथम राष्ट्र, द्वितीय समाज और तृतीय मैं की नीति जन जीवन के हितों का सिद्धांत रहा है। लोक व्यवहार में मैं सब कुछ नहीं हो सकता, सब में मेरा अस्तित्व है। गुलाब के फूल की तरह श्री चरणों में चढ़कर पूरी सृष्टि को मुस्कुराने का संदेश देता है। करेक्ट डायरेक्शन और उस शिक्षा के अभाव में इंसान अपने छोटे छोटे स्वार्थों में उलझा पड़ा है। अपने हित के लिए दूसरों का अहित उसे स्वाभाविक सा हो गया है। हम बुद्धिजीवियों को चाहिए श्रेष्ठ विचारों को आधार बनाकर प्रतिभावान जरूरतमंद छात्रों को सिविल सर्विसेज में प्रोत्साहित कर देश को हिंसा, अनीति, अन्याय, आतंक और अत्याचार से मुक्त कर भाईचारे का विस्तार करना है और अच्छी जिंदगी जियो और जीने दो का संदेश देना है। निर्मल आचरण में समरसता है, देश का सर्वांगीण विकास है। अतएव सिविल सर्विसेज की शिक्षा लेने के इच्छुक छात्रों के मनोबल को बढ़ाने में से हमारे देश का विकास होगा। मोटिवेशन कर उनकी छिपी क्षमताओं तथा कौशल को निखारने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। मैं समझता हूं सभी को साथ लेकर चलने से मनुष्य की संकीर्णताओं को दूर करने में सहयोग मिलेगा। अपने कर्तव्यों का बोध होने से सामाजिक, राज्य और देश स्तर पर घृणाओं से नियंत्रण होता चला जाएगा। मनुष्य मनुष्य के रूप में पहचानने का अवसर लेगा। जाति, धर्म और संप्रदाय का विष घुलने से बचेगा। देखो, मैं आपसे पूछता हूं, जब जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख सभी का खून लाल है, अथवा यूं कहिए गाय सफेद हो, पीली हो, काली हो, ब्राउन हो, सभी का दूध सफेद है, तो हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा जो शाकाहारी हैं उनके प्रति वात्सल्य भाव अनिवार्य है। दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। नीतियां बोलती हैं, बिना प्रेम का मानवा कहीं ना पावे ठौर। जिसके अंदर प्रेम नहीं वो जगत में कहीं भी स्थान पा नहीं सकता है। बल्कि उसके लिए कबीर कहता है, जो घट प्रेम न संचरे सो घट जान मशान। एक जिंदा आदमी नहीं, एक मुर्दा आदमी है। आपने सुना होगा तीर्थंकरों के हृदय में प्रेम की प्रकाष्ठा होती है, इसलिए उनका खून श्वेत होता है। अतएव प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कामना का हवन करना होगा। स्वार्थ वही छोड़ सकता है जो साधु है, जो अपने लिए जीते हैं। वो बहुत सारे लोग हैं जो सबके लिए जीते हैं, उन्हें हम साधु कहते हैं। महानुभाव, आज के इस पावन पर्व पर मैं आप सबके लिए कामयाब की ओर से आशीर्वाद देना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि एक माँ
और एक पिता, दोनों ही परेशान हैं। माँ कहती है बेटा होने के बाद डॉक्टर बनाऊंगी, और पिता कहता है कि बेटा पैदा होने के बाद क्या बनाऊंगी? इंजीनियर बनाऊंगी। बेटा होने के बाद बेटा हुआ ही नहीं है। बातचीत चल रही है आप दोनों की। बेटा होने के बाद कहती डॉक्टर बनाऊंगी, एक कहता बेटा होने के बाद इंजीनियर बनाऊंगी। जिस दिन बेटा हो गया उस दिन दोनों मस्ती में खो गए, और बेटे के विकास के बारे में कोई चिंतन नहीं। दोनों डॉक्टर हैं, व्यापार से, दोनों को बच्चे को समय देने का वक्त नहीं। एक उस बच्चे को जानता हूं जिस बच्चे ने कहा मैं लाइफ में डॉक्टर बनूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं है। वो बच्चा मसूरी में पढ़ता था, उसने मसूरी से आना बंद कर दिया, और उस बच्चे को माँ बाप ने कहा तुम अब कब आओगे? उसने कहा अब नहीं आऊंगा, क्योंकि आपको मेरे पास मेरे लिए कोई इस वक्त नहीं होता। अब मैं डॉक्टर भी नहीं बनूंगा और आपके पास भी नहीं आऊंगा। यह बात उन दोनों डॉक्टरों के अंदर चुभ गई, चली गई। तब उन्होंने हर सैटरडे संडे को आना बच्चों के पास शुरू कर दिया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, पिता कुछ चाहता है, माँ कुछ चाहती है। सचमुच मिट्टी में अनेक संभावनाएं होती हैं। कुम्हार मिट्टी से घड़े का शेप दे सकता है तो सराही का शेप दे सकता है, कुछ भी शेप दे सकता है, क्योंकि उपादान में यदि शक्ति है तो सब कुछ हो सकता है। किंतु यदि वह मिट्टी रेतीली है तो घड़ा नहीं बन सकता है। आकार दिया जाएगा लेकिन वह मिट्टी बिखर जाएगी। मोटिवेट करने का मतलब थोपना नहीं है। मोटिवेट करने का अर्थ है सही समझ पैदा करना, जिससे वह अपने कैरियर का डिसीजन ले सके, राइट डायरेक्शन में चल पड़े। खासकर बोर्ड की परीक्षाओं के समय भटकता है आदमी, नई लाइन क्या पकड़ूं? बोर्ड की परीक्षा के वक्त सोचता है किस लाइन पर चला जाऊं। अभी एक सज्जन ने कहा था कि माँ बाप कुछ भी नहीं पढ़े लिखे, वो कहते पैसे ले लो, अपना जीवन कैरियर चिन्ह कर लो। इतनी अगर समझ उन दोनों में होती तो आप भी पैसे के माध्यम से कहीं कुछ कर गए होते। लेकिन पैसा साधन है, सब कुछ नहीं है। इसलिए महानुभाव, नई लाइन क्या पकड़ूं, उसे एक अच्छे निमित्त की आवश्यकता है ऐसे मौके पर। इसलिए गुरु को प्रेरक निमित्त बतलाया गया है। ब्लैक बोर्ड उदासीन निमित्त है। ब्लैक बोर्ड कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन गुरु उसी समय मिस्टेक करने पर उसका कान पकड़ लेते हैं। आज हम आपसे जानना चाहते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक युग में आप सदैव गूगल के पास बैठे रहते हैं, गूगल आपके लिए क्या देती है? हर समय ना भागो गूगल के पास, कुछ समय बैठा करो गुरु के पास। वह गुरु आपको मिलेगा जो गूगल पर नहीं मिलेगा। हर आदमी पश्चिम की ओर भाग रहा है, भाग रहा है। मैं आपसे एक छोटी सी बात और बतलाना चाहता हूं। भगवान ऋषभ देव भोगों में अलमस्त थे और जिंदगी के अंतिम पड़ाव में जाकर के अपने जीवन को भी ख्याल में नहीं लिया और वह भोगों में अलमस्त रहे। उन्हें जागृत करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सौधर्म इंद्र के लिए धरती पर आना पड़ा। उसे विचार पैदा हो गया, आखिर इस धरती पर रहने वाले लोगों को आध्यात्मिक विद्या से अवगत कौन कराएगा? अप्रत्यक्ष रूप से वह सौधर्म उपस्थित हुआ। उसने एक सुंदर नीलांजना धरती पर उपस्थित कर दी। नृत्य शुरू हो गया। उन्हें नश्वरता का बोध हुआ, विषय भोगों से मुंह मोड़ लिया, संन्यास को धारण कर लिया
और तीर्थ की प्रवृत्ति में लग गए। वे थे प्रथम विश्व गुरु ऋषभ देव। युग के प्रारंभ में भी भोगों के प्रति रुझान कितना गहरा रहा और उनको मोटिवेट करने के लिए सौधर्मेंद्र की जरूरत पड़ी। आज हमें इस देश में रहने वाले लोगों की नस्ल को सुधारने का एक रास्ता निकालना है। हर आदमी के दिल में भारत के प्रति गौरव होना चाहिए था, लेकिन आज लोभ और अहंकार की धुन में आतंकवाद का जन्म हुआ है। मैं देखता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में जब उतरी, व्यापार के मकसद से आई और कलकत्ते में रहने वाले सम्राटों के दिल में पैसा और प्रतिष्ठा की भूख ने कलकत्ते को गुलाम बनाया था। और आज पुनः उसी राह पर निरंतर चलते जा रहे हैं और युवाओं को जागृत करने की जरूरत है। युवा तभी जागृत हो पाएंगे जब उनकी बैठी हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए कोई राम बनकर आए। राम ने श्री हनुमान से कहा कि जाओ अशोक वाटिका से सीता को लेके आओ। हनुमान ने कहा मैं तो छोटा सा बानर हूं, मैं अशोक वाटिका कैसे पहुंच सकता हूं। श्री राम ने कहा तुम्हारे पास पिलवंग नाम की विद्या है, पिलवंग नाम की विद्या के माध्यम से तुम अशोक वाटिका में जाकर के सीता को ला सकते हो। आज मैं आपकी सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मिशन कामयाब लेकर के चल रहा हूं कि आपको जो जिंदगी मिली है, जिंदगी कुछ साल के लिए लीज पर मिली है। जिंदगी कुछ साल के लिए लीज पर मिली है। रजिस्ट्री के चक्कर में मत आओ, मस्ती से जी लो। डॉक्टर महेश वर्मा जी, यदि इन बच्चों के दांत ठीक रखोगे तो ही सिविल सर्विस में सक्सेस हो पाएंगे। खून गंदा होगा, दांत गंदे होंगे, व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाएगा। मैं आपसे एक दो बातें और शेयर करना चाहता हूं। तुम पानी जैसे बनो, तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। वकील साहब, तुम्हें रास्ता दूसरों का नहीं रोकना है, बल्कि पीछे आने वाले लोगों को रास्ता देना है। जो पीछे आने वाले लोगों को रास्ता देता है वही व्यक्ति महात्मा कहलाता है, महान कहलाता है। महानुभाव मन में सदैव अच्छे विचारों को और अच्छे एहसासों को जगह दीजिएगा, ताकि दिमाग में सदैव पॉजिटिव तरंगों का उदय होता रहे। सकारात्मक सोच मनुष्य को बहुत ऊंचाई दे सकती है। मैं इस इलेक्ट्रॉनिक युग में जीने वाले लोगों को चाहता हूँ कि जिनके पास धन का अभाव है, उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन कब होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि एक अच्छे व्यक्ति का जन्म गांव में होता है और प्रतिभा का मूल्यांकन शहरों में आकर होता है। आज अनेक लोगों ने अपनी प्रतिभा को उद्घाटित करने के लिए हमें संकल्प किया है कि हम एक अच्छे काम करने के लिए आपके साथ तत्पर होना चाहते हैं। हाँ, आइए। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते। आपको भरोसा है, शायद इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपने इस कामयाब को सक्सेस करने के लिए अपनी उपस्थिति जाहिर की। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। हम असंभव को संभव बनाने के लिए आज ही प्रयास करना चाहते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना होता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना होता है। लोग आपके पीछे तब आते हैं जब आप जीतने लग जाते हैं। हमारे मिस्टर अभी वीके जैन जी कह रहे थे
कि माँ के साथ मैं किस तरह से रहता था। देखिए, बड़े हर्ष की बात है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी अपनी अत्यंत व्यस्तताओं के बीच से निकलकर कामयाब को हस्तावलंबन देने के लिए एक इतना बड़ा कलेजा लेकर के भारत सरकार के साथ प्रयत्नरत। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के लिए हृदय की गहराई में उतर कर आशीर्वाद देना चाहता हूं। यह वह शख्सियत है, ऐसा मोटिवेट करने वाला आदमी है जिसके अंदर आकाश सी ऊंचाई और मां सा गहरा दिल है। मां से बड़ी कोई शख्सियत धरती पर हो ही नहीं सकती। मां की शख्सियत ही इस देश के लिए रग रग में लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कोशिश करने का काम करती है। मुर्दा वही नहीं जो मर गया, कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को जो कभी नहीं छोड़ता है, वो विपत्तियों को भी अवसर बदल लेता है और वह व्यक्ति आगे चलने लग जाता है। हम आज कामयाब मिशन को लेके जाति संप्रदाय और अन्य चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही डॉक्टर साहब छोड़ देते हैं तो कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाले को भेज देती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हैं तो कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाले को भेज देती है। इसी का नाम है जिंदगी। कामयाब सदा मुस्कुराते रहिए। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से अभी से नहीं, बहुत बहुत वर्षों से परिचित हैं और मैं समझता हूं इस देश के लिए इन्होंने युवाओं को जो क्रांति देने का संकल्प उठाया है उसके लिए मैं आशीर्वाद देता हूं और उनको कहना चाहता हूं, कामयाब मिशन कोई जाति, कोई संप्रदाय और कोई वर्ग को लेकर हमने प्रारंभ नहीं किया है, वरन मेरा यह सोच है, गाय काली हो, पीली हो, ब्राउन हो, सभी का दूध श्वेत होता है। वैसे इस देश में रहने वाला किसी वर्ग का, समाज का, संप्रदाय का व्यक्ति हो, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। जो भारत की नस्ल को सुधारने के लिए अग्रणी होने वाला है, उसके परिवार के बच्चों को यहाँ सिविल सर्विसेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, सीए जो उसमें झुक रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, उन तमाम बच्चों के लिए हम एजुकेशन देने के लिए और भी डॉक्टर साहब निःशुल्क देने का संकल्प उठा रहा हूँ। इस देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत काम में लगे हुए हैं, लेकिन यह एक अपने अलग तरीके का मिशन हमने ले लिया है। आप भारत सरकार के एक वरिष्ठतम मंत्री हैं और आप इस बात को जानते हैं कि इसमें कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन जैन लोग भी सभी अमीर नहीं हैं। जैनों को भी मैंने बर्तन रगड़ते देखा है, जैनों को भी झाड़ू और पोछा लगाते देखा है, लेकिन मैंने कोई जातिगत संबंधों को ना लेते हुए देश में गरीबी को दूर करने की 60 सालों में पिछले सरकार के लोग गरीबी दूर करने की बात करते रहे और आज भी डंका बजा के कहते हैं गरीबी दूर करूंगा, लेकिन गरीबी वो दूर नहीं कर सकते। गरीबी को दूर करने के लिए उनको काम देने की जरूरत है, उनको रास्ते पर लगाने की जरूरत है। इसलिए हम भगवान का भरोसा और उनका आशीर्वाद लेके हर असंभव को संभव बनाने की कोशिश में तत्पर होना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ा रहा है। डॉक्टर साहब, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान को देश में बढ़ा रहा है। कामयाब एक ऐसी संस्था खड़ी की है जिसमें जाति, संप्रदाय, वर्ग का भेद दूर करते हुए उच्च शिक्षा के लिए हम कटिबद्ध हो रहे हैं। ऐसे मौके पर आपने बहुत व्यस्त समय में से कल संध्या मैंने बात कराई थी अपने भुजेंद्र गुप्ता जी से,
तो भाई साहब कह रहे थे बहुत टाइट प्रोग्राम, बहुत टाइट प्रोग्राम है। मैंने कुछ नहीं कहलाया मुझे मालूम था ब्रजेंद्र गुप्ता जी से कहते बहुत टाइट हूँ भाई, लेकिन मैंने कहा मन में भगवान हर्षवर्धन जी को आना ही चाहिए, इतना बड़ा काम होने को जा रहा है। राणा प्रताप बाग में हम एक इतना बड़ा टेम्पल बनाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा मंदिर बनेगा, दुनिया भर की चीज बनती है, कैसे नहीं बनेगी। ऐसे उन्मुक्त 5 मिनट तक लोग डॉक्टर साहब के चेहरे को देखते रहे, इनके शब्दों को सुनते रहे, बड़े क्रांतिकारी। मैं समझता हूँ चंद्रशेखर आजाद अगर होते तो आज पीछे ना होते, और उससे अभी शैली पर चल रहे हैं। आज मैंने शिक्षा का मिशन लिया है और उसको कामयाब करने के लिए डॉक्टर साहब मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में आना था लेकिन बहुत टाइट थे। हमने आज शहीदों की श्रद्धांजलि सभा भी मनाई। डॉक्टर साहब अंत में आए, मैं इनके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कामयाब को पूरी तरह से अब ये अपने आगोश में लें, उसको आशीष दें और कमिश्नर्स के हौसलों को बढ़ाएं, ताकि देश का कोई ही बच्चा हो जिसका खून लाल है, जो शाकाहारी है, उन सबके लिए इंस्टीट्यूट में शिक्षा मिले, हौसले बुलंद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि देश की शक्तियों को मजबूती दें, कामयाब को अच्छी शक्ल देने के लिए इन सब के लिए अपना प्रेम स्नेह विस्तृत करें। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का सहयोग हमेशा हम लोगों को प्राप्त होता रहा है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप केंद्रीय कैबिनेट को सुशोभित करेंगे और हमारी संस्था का सहयोग। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, कृपया 2 मिनट के लिए हमें संबोधित करें। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी, जो हम सबके हृदय और आत्मा हैं और हम सबके लिए अत्यंत सात्विक प्रेरणा के स्रोत हैं, उनकी इस कार्यक्रम में उपस्थिति को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और उनके द्वारा स्थापित और आशीर्वाद से पल्लवित उनकी चैरिटेबल संस्था, जिसमें इतने सारे प्रमुख लोग, पवन जी और उनके बहुत सारे सहयोगी साथी सहयोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में समाज के महानुभाव, शिक्षित लोग यहाँ उपस्थित हैं, समाज जीवन के हर क्षेत्र के। मुझे बहुत खुशी है कि उनके आशीर्वाद से आज कामयाब संस्था की शुरुआत भी हो रही है और उसके माध्यम से आने वाले समय में देश के बहुत बड़ी संख्या में होनहार, लेकिन शायद सामर्थ्य की कमी हो, किसी कारण से विपन्न है, लेकिन उनको भी सब प्रकार की सहायता दी जाएगी। उनको भी सब प्रकार से शिक्षा की दृष्टि से संपन्न बनाने का सात्विक और निस्वार्थ प्रयास किया जाएगा। ये कार्यक्रम उस नाते भी जहाँ एक तरफ परम पूजनीय गुरु जी की उपस्थिति से सात्विक हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इसका जो लक्ष्य है उसके कारण ये और भी ज़्यादा सात्विक हो जाता है। मैंने 13 अक्टूबर 2018 को अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे किए और अभी 1 मई 2019 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते मेरी 50 वर्ष संघ आयु होगी।
सार्वजनिक जीवन में 25 साल में बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने का मौका मिला। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि अधिकतर समय मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिताया। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, विश्व स्वास्थ्य संगठन में, दुनिया के बहुत सारे देशों में एडवाइज़र के रूप में। लेकिन दिल्ली के अंदर लगभग 20-25 साल पहले जब हमारी सरकार थी, उस समय 3 साल दिल्ली में स्वास्थ्य के साथ शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले 25 साल के अंदर वो जो 3 वर्ष का पीरियड है, यद्यपि मुझे जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले वो सब स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिले, लेकिन वो जो 3 साल शिक्षा मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला, उसको मैं अभी तक का अपने जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड मानता हूँ। उस पीरियड ने मुझे जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा सात्विक सुख की अनुभूति कराई और मुझे जैसा कहा जाता है स्वयं इस बात की अनुभूति हुई कि शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी काम, उसके साथ किसी भी रूप में किसी को भी जुड़ने का अगर मौका मिल जाए तो ये साक्षात दैवी कृपा से होता है और ये साक्षात शिक्षा का कार्य ईश्वरीय कार्य है। इसलिए जो भी लोग इस कामयाब कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और वास्तव में गुरुदेव के सानिध्य और आशीर्वाद से जुड़े हैं, तो आप मान के चलिएगा कि ये आपको दैवी कृपा से जो है ईश्वरीय कार्य के साथ जुड़ने का मौका मिला। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। और वास्तव में शिक्षा के साथ जुड़ने की देश को इसलिए भी आवश्यकता है कि हमने 50, 60, 70 साल में बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों को निर्माण किया है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है, कोई आर्किटेक्ट है, सब फील्ड्स के अंदर बड़े बड़े विद्वान। लेकिन 70 साल के बाद भी हर फील्ड का सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? सबसे बड़ा क्राइसिस है कि वैल्यूज़ कहीं नज़र नहीं आती। हर फील्ड का, जितने भी मैंने क्षेत्रों की बात की, उसका सबसे बड़ा क्राइसिस है भ्रष्टाचार, वैल्यूज़ का डीजनरेशन। और हम देखते हैं कि जिसको जितनी ज़्यादा शिक्षा दी, जितना बड़ा बनाया, वो उतना ही ज़्यादा क्रूरता के साथ इस देश के महान जीवन मूल्यों को क्रश करता हुआ हमको नज़र आता है। वो पैसे की अंधी दौड़ के अंदर किसी को भी पीछे धकेलने में ज़रा भी संकोच नहीं करता है और निष्काम कर्मयोग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जो इस देश का मूल संस्कार है, इसको गरीब आदमी, अशिक्षित आदमी, निरक्षर व्यक्ति नहीं भूला। इसको अगर कोई सबसे ज़्यादा भूला है तो जो सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति है वो भूला है। और इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पिछले 70 साल में कोई ना कोई मूल कमी ज़रूर रही है, जिसके कारण बड़ा डॉक्टर तो बनाया, बड़ा इंजीनियर तो बनाया, लेकिन बेहतर इंसान, ईमानदार इंसान, ये बनाने के अंदर कोई ना कोई कमी रह गई। और अब ऐसे महान साधु संत इस काम के अंदर आगे आकर और हमारा नेतृत्व करने जा रहे हैं 70 साल के बाद, तो मुझे लगता है कि शायद जो समय की आवश्यकता है उसके अनुरूप ही बहुत श्रेष्ठ दिशा जो है देश को मिलने जा रही है। और इस कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से जो 70 साल की जो कमी है उसको पूरा करने के अंदर हम किसी न किसी रूप में सफल होंगे। जब भी इस प्रकार के संत महात्माओं को देखता हूँ तो मेरे मन में स्वाभाविक रूप से एक बात ज़रूर आती है कि इधर उधर मंदिर गुरुद्वारों में और मूर्तियों में जाकर हम भगवान को ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो साक्षात भगवान के रूप में हमारे सामने होते हैं उनको हम नहीं पहचान पाते हैं। अभी भगवान महावीर जो थे, क्या थे? भगवान उनके नाम के आगे लगा। वो भी इसी तरह से वो प्रवचन करते थे, सारे देश में घूमते थे,
भगवान श्री राम क्या थे, वो भी मर्यादाओं के पुरुषोत्तम थे। आपके हमारी तरह उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन अपनी महानता के कारण जो है वो आज भगवान के रूप में याद किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो 16 की 16 कलाओं में पारंगत हैं। हम नाम तो उनका भगवान उनके नाम के आगे लगा है, लेकिन पैदा तो आपके हमारी तरह ही हुआ है वो भी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो साक्षात भगवान के आशीर्वाद के रूप में, भगवान के रूप में, भगवान के माध्यम बनकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके अंदर हम भगवान देख कर समझ कर अगर अपने जीवन के अंदर कोई सकारात्मक गुणात्मक जो है परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो पक्का संकल्प लेकर जाना चाहिए। बार बार जो है ऐसी सात्विक लोग हमारे बीच में आए, हर बार वही आशीर्वाद दें, यहाँ से जाने के बाद हम भूल जाएं जो साधारणतः हम सबके साथ होता है। उसकी बजाय अच्छे मजबूत संकल्प के साथ हम जाएं। आज देश बहुत कष्ट के पीरियड से गुज़र रहा है। जो अभी जो घटनाएं हुई हैं वो सब ने हमारे हृदय को परेशान कर दिया है, हमारी आत्मा को जोड़ दिया है। हृदय विदारक घटनाएं हैं। उनकी तकलीफ़ जो है उसको शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। हम लोगों को इतनी तकलीफ़ है तो उनके परिवारजनों को कितनी तकलीफ़ होगी हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इस दुख की घड़ी में भी जब धैर्य बनाकर और कर्मयोग के साथ कुछ करने की जो भी आवश्यकता है, उसके लिए हमें ऐसे महान संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये भी मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा है। हम आपने सब ने उन शहीदों के परिवार के प्रति, उन शहीदों के प्रति, उनकी सात्विक आहुति के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। मैं भी इस अवसर पर अपने सभी साथियों की ओर से और विशेषकर प्रधानमंत्री जी की ओर से उनकी पवित्र पुनीत स्मृति को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। उनके परिवारजनों को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उनको तो नहीं वापस उनके परिवार में पहुँचा सकते, लेकिन उनके दुख के साथ हम सब पूरे भारत के 132 करोड़ लोग उनके साथ हैं। और उनका जो ये शहादत है ये निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने अपनी शहादत दी है उन शाश्वत मूल्यों की रक्षा के लिए, इस भारत की महानता को अक्षुण्ण रखने के लिए। और निश्चित रूप से ऐसे महान संतों के आशीर्वाद से हम सच्चे पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत को पुनः उन महान ऊंचाइयों की ओर ले जाने में सफल होंगे, जिन महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए भारत में हज़ारों लाखों लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, हज़ारों इस प्रकार के लाखों संतों ने अपने जीवन को अपनी तप और तपस्या से समर्पित किया है। आज के इस अवसर पर गुरुदेव के आशीर्वाद से हम अपने जीवन के लिए नई ऊर्जा और सात्विकता के साथ नया संकल्प यहाँ से लेके जाए। उन्होंने कहा कि कामयाब कार्यक्रम को लॉन्च करना तो कोई भी कार्यक्रम को आसान होता है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहयोग की, सहायता की और हिम्मत की आवश्यकता होती है। मैं जानता हूँ कि गुरुदेव जो भी चीज़ हाथ में लेते हैं, उन्होंने तो दांतों का कैंप लगाया तो उसके अंदर भी नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुँचा दिया। मैंने बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर महेश वर्मा को मैंने यहाँ देखा तो मुझे उनको देख के याद आ गया कि शायद डॉक्टर महेश वर्मा उसी दांतों के कैंप के साथ जुड़े होंगे। लेकिन मेरी पूरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये कामयाब कार्यक्रम बहुत सफलता की ऊंचाइयों पर कामयाबी प्राप्त करे और इस कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से जिन समाज की महान विभूतियों का निर्माण हो, वो इस देश को पूरी सच्चाई और गहराई के साथ समझते हुए अपने राष्ट्र धर्म का पूरी ईमानदारी और सात्विकता से पालन करें। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि वो 2022 तक एक नया भारत बनाना चाहते हैं, और मैं उनकी कैबिनेट का मंत्री हूँ इसलिए ये बात नहीं कहता, लेकिन ये बात बड़ी कन्विक्शन के साथ कहना चाहता हूँ कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये उनके लिए कोई महत्व का विषय नहीं है।
क्योंकि वो वास्तव में मन से एकदम फ़कीर हैं। और लेकिन भारत के लोगों के लिए निश्चित रूप से ये आज के युग में, आज के परिप्रेक्ष्य में सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति उनका प्रधानमंत्री है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुदेव के आशीर्वाद से भारत को पुनः आशीर्वाद मिलेगा और उनके जैसा महान व्यक्तित्व आने वाले वर्षों में भारत का नेतृत्व करके भारत, उस महान भारत के दोबारा से हमें हमारी आंखों के सामने दर्शन कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव को प्रणाम, आप सबका शुक्रिया। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए इस देश के उन्नयन के लिए और मोदी जी के लिए जो भावनाएं रखी, निश्चित ही उन भावनाओं को मैं समादर करता हूं और चाहता हूं कि पुनः इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के उन्नयन के लिए जो सोच रखा है उनके द्वारा ही कामयाबी मिलेगी और इस देश में जो राम के वक्त शांति और शीतलता की नदियां बहती थी वैसे ही बहेंगी। बीच बीच में ये पत्थर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, पर इन पत्थरों को भी हम संभालने की हैसियत रखते हैं और इस देश में होने वाली हिंसा को बचाने की भी कोशिश की जाएगी। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। सचमुच ही बहुत टाइट स्थितियों में निकल के यहाँ पर आए हैं। मैं इनके मंगल की कामना करता हूँ और सफलता के 10 कदम इनके हाथ में भेंट करता हूँ। ये इस देश में भारत की नस्ल को मजबूत करने के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए ही नहीं, जन जन के लिए कुछ पहुंचाने की कोशिश में अग्रसर हूँ। इसका लोकार्पण डॉक्टर साहब ही अपने हाथ से बॉक्स खोल के करेंगे। राम राम।